दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि ये टॉपिक इतना लेंदी है कि आपके समझ में बहुत लेट से आएगा, मैं ये भी बता दूं। लेकिन मैंने टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। शॉर्ट में मैंने चीज़ों को मेंशन किया हुआ है और शॉर्ट में समझाने के चक्कर में ये नहीं कि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ दिया है। आप जितना समझ सकते हैं, जितना एग्ज़ाम में आपको लिखना है, उतनी ही टॉपिक को मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है? तो जब हम कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड कंज्यूम करते हैं एक्सिस मात्रा में, यानी कि जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड ले लिया जाता है तो वो आगे चलकर फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और ये हमारे अंदर इकट्ठा होता है। अब ये इकट्ठा कहाँ होता है, ये फैटी एसिड इकट्ठा कहाँ होता है? ये लीवर में, किडनी में, या फिर जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ पर इकट्ठा होता है, या फिर जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स है यानी कि जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वहाँ पर भी फैटी एसिड जाकर जमा होता है। तो फैटी एसिड कब बनता है? जब हम एक्सेस मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं। अब अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एंजाइम की, तो जो फैटी एसिड के फॉर्मेशन के लिए एंजाइम होती है वो, जैसे मैंने बताया, किडनी, एडिपोज और जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड है, तो इसके सेल में जो साइटोसोल है यानी कि जो कोशिका द्रव है, उसी कोशिका द्रव में इससे रिलेटेड एंजाइम पाई जाती है, यानी कि फैटी एसिड के फॉर्मेशन से रिलेटेड एंजाइम पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि फैटी एसिड के सिंथेसिस से रिलेटेड जो एंजाइम होती हैं वो साइटोसोल में ही पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए जो कार्बन का सोर्स होता है वो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी कि फैटी एसिड में जो कार्बन होते हैं वो कार्बन उसको कहाँ से मिलते हैं? एसिटिल कोएंजाइम ए से। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग के लिए चाहिए होता है NADPH और एनर्जी के रूप में चाहिए होता है ATP। तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है फैटी एसिड के फॉर्मेशन में। तो यदि हम बात करें पामिटिक एसिड की, जो कि 16 कार्बन कंपाउंड है और यह एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब इस पामिटिक एसिड के निर्माण में अगर हम देखें तो एक एसिटिल कोएंजाइम, 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए और 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए है तो 7 ATP की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मेलोनिल कोएंजाइम ए है उसको बनाने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ मैंने पीछे भी बताया था कि NADPH की ज़रूरत होगी, तो कुल 14 NADPH की ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि ये NADPH मिलते कहाँ से हैं? तो NADPH का पहला और जो मेन सोर्स है वो है पेंटोस फास्फेट पाथवे, जिसे हम HMP पाथवे भी कहते हैं। और जो दूसरा सोर्स है NADPH के फॉर्मेशन का वो है मैलिक एंजाइम। तो मैलिक एंजाइम क्या कहता है कि मैलेट को पायरुवेट में बदलता है और इस दौरान NADPH बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यहाँ पर आपको बता दें कि पामेटिक एसिड के निर्माण में जो पामेटिक एसिड के जो लास्ट के दो कार्बन है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये एसिटिल कोएंजाइम से बनते हैं, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। और बाकी बचे हुए जो 14 कार्बन है वो 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए से बनते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम चलते हैं कि फैटी एसिड के सिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो फैटी एसिड के सिंथेसिस में कुल 3 स्टेप होते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंड NADPH, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ए, और तीसरा है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। तो आइए हम इन तीनों स्टेप के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंड NADPH। आपको बता दें कि एसिटिल कोएंजाइम ए और NADPH के अलावा किसी और चीज़ से फैटी एसिड का निर्माण नहीं हो सकता। तो बात आती है कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के या फिर फैटी एसिड के
या फिर जो कार्बन स्केलेटन है जो एमिनो एसिड के, उनके डिग्रेडेशन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एसिटिल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड बनता है। और एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। लेकिन ये जो दो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड का निर्माण, ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से एकदम अलग हैं, ये एक दूसरे के रिवर्सिबल नहीं है। फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो होता है साइटोसॉल में, जबकि फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो फैटी एसिड का निर्माण है ये किस कंडीशन में होता है? तो आपको बता दें कि जब हम खूब अच्छी तरह से खाते हैं, ठीक, हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, या फिर एटीपी का लेवल बढ़ जाता है, या फिर सिट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में फैटी एसिड का निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है और एसिटिल कोएंजाइम में बनता कैसे है। तो हम सभी जानते हैं कि जो साइटोसोल में ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। अब ये पाइरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और उससे बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब एसिटिल कोएंजाइम ए से बनता है सिट्रेट, यानी कि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है और सिट्रेट बदल जाता है आइसोसिट्रेट में। लेकिन जहाँ हमारे शरीर में एटीपी की मात्रा बढ़ती है, तो एटीपी क्या करता है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि आइसोसिट्रेट आगे नहीं बढ़ पाता और आइसोसिट्रेट सिट्रेट में बदल जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिससे कि आइसोसिट्रेट से सिट्रेट बनता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि फैटी एसिड के निर्माण में तो एसिटिल कोएंजाइम ए की ज़रूरत होती है, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम ए चाहिए होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं जा सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए इम्परमिएबल है। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये सिट्रेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है और ये सिट्रेट बदल जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। और जब ये साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो ये फैटी एसिड के निर्माण में मदद करता है। तो आइए पूरे प्रोसेस को हम डिटेल से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एसिटिल कोएंजाइम बनता है और कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ट्रांसमिट होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि पाइरूवेट से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के द्वारा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है सिट्रेट में। और ये जो सिट्रेट होता है ये परमिएबल होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में पहुंचता है यह सिट्रेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये जो साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोएंजाइम ए पहुंचा है ये फैटी एसिड के निर्माण में सहायता करता है। और जो ये बचा हुआ ऑक्सैलो एसीटेट है ये मैलेट में बदल जाता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में ये जो मैलेट है ये बदल जाता है पाइरूवेट में और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है NADPH का। तो यहाँ पर आप देखिए कि NADPH का भी फॉर्मेशन हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए का भी फॉर्मेशन हो गया और ये दोनों ही ज़रूरत होती है फैटी एसिड के सिंथेसिस में। अब ये जो मैलेट है ये परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा बदल जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। और जो पाइरूवेट बना था मैलेट से ये भी परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर वापस मैलेट में बदल जाता है। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए है वो फैटी एसिड के सिंथेसिस में भाग नहीं लेता, वो तभी भाग लेगा जब वो साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में आने के लिए उसको बदलना होगा सिट्रेट में। तो पीछे जो भी बातें मैंने बताई थी प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम और NADPH के लिए वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो एसिटिल कोएंजाइम ये है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए परमिएबल नहीं होता, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव बाईपास की ज़रूरत होती है जिसमें कि एसिटिल कोएंजाइम ए ट्रांसफ़र हो सके
कहाँ पर? साइटोसोल में। तो एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में किस में बदल जाता है? सिट्रेट में बदलता है। अब सिट्रेट में किसकी सहायता से बदलता है? एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट की सहायता से। तो जब ये सिट्रेट बन जाता है, ये सिट्रेट साइटोसोल में ट्रांसफ़र होता है और साइटोसोल में जाते ही ये सिट्रेट वापस टूट जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट में, जैसा कि पीछे मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसका CO2 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलेशन होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन कंपाउंड है, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम और बायोटीन एंजाइम, इन दोनों एंजाइम की उपस्थिति में ATP की सहायता से बदल जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा कि एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए में बदलने में हमेशा ATP की ज़रूरत होगी, और एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, जबकि मेलोनिल कोएंजाइम में 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो थर्ड स्टेप है ये काफ़ी अपने आप में भी लंबा स्टेप है, तो इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बचे हुए जो 2 पार्ट हमने अभी डिस्कस किए हुए हैं उसको आप डिटेल से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बातों को 2 बार, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।